मैथ्स। तो देखो चैप्टर 6 चल रहा था और 6.2 चल रही थी, ठीक है, जिसमें से अब तक हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की, मतलब अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 7। तो पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन नंबर 7 पर टिक कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, काफी आसान क्वेश्चन है। तो देखते हैं। तो देखो यूजिंग थ्योरम, उन्होंने बोला है इस थ्योरम का इस्तेमाल करो। तो ध्यान रखना, पता है किस थ्योरम की बात कर रहा है वो बात कर रहा है बीबीटी की। और वैसे भी हम इतनी देर से क्या कर रहे हैं, बीबीटी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, बीबीटी की हेल्प से ही तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो कोई नई बात नहीं बोली। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। थ्योरम तो हम इस्तेमाल कर ही लेंगे, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो पहले ड्रॉ करते हैं क्योंकि फिगर तो है नहीं। देखो, prove that a line draw through the midpoint of one side of a triangle। एक ट्रायंगल है, मान लो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया और नेम दे दिया ABC। क्या नेम दे दिया इस ट्रायंगल को, ABC। और उन्होंने कहा है, देखो लिखा हुआ है, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, मान लो ये वाली साइड ले ली और इस साइड का क्या ले लिया, ये मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट से मैंने एक लाइन बनाई, ध्यान से सुनो, किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से, देखो लिखा हुआ है अ लाइन ड्रॉ, एक लाइन बनाई गई है थ्रू द मिड पॉइंट, वो भी मिड पॉइंट से, ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से, बोर्ड पे देखो, ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन बनाने वाला हूं। अभी लाइन बनाई नहीं है, अभी बनाऊंगा, अभी बनाई नहीं है। अभी मैंने तुम्हें सिर्फ क्या दिखाने की कोशिश करी है, मिड पॉइंट, ठीक है। लाइन बनाई गई है पैरेलल टू अनदर साइड, और वो लाइन पैरेलल है दूसरी साइड की। अब मुझे बताओ, मैंने ये लाइन बना दी, सपोज ये बना दी, मैंने जानबूझकर ऐसी बनाई है। क्यों बनाई है, क्योंकि मुझे ये लाइन किसके पैरेलल दिखानी है, इस साइड के। ध्यान से देखो, थ्योरम क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन बनाई और वो लाइन पैरेलल बनाई है तीसरी लाइन के, ठीक है। देखो मैं स्टेटमेंट को ध्यान से फिर से पढ़ रहा हूं, क्योंकि एक बार ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर एक बार फिगर समझ में आ गई और स्टेटमेंट समझ में आ गई, फिर तो इस क्वेश्चन में बचा ही नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। देखो, प्रूफ करना है हमें, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखो, ट्रायंगल की एक साइड का मिड पॉइंट ले लिया, मान लो इस मिड पॉइंट को मैंने नेम दे दिया D। इस मिड पॉइंट को क्या नेम दे दिया, D। इस D से एक लाइन बनाई और वो लाइन क्या थी, पैरेलल थी। देखो, D से मैंने जो एक लाइन बनाई है, क्या ये लाइन सामने वाली लाइन की पैरेलल है या नहीं है, पैरेलल है। अब प्रूफ क्या करना है, तुम सोच रहे होंगे भैया ये कैसे पता चलेगा कि क्या चीज प्रूफ करनी है, ये मिड पॉइंट प्रूफ करना है या पैरेलल प्रूफ करना है या बाइसेक्ट प्रूफ करना है। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो आखिरी में लिखा हुआ होता है ना, वही चीज क्या करनी होती है, तुम्हें प्रूफ करनी होती है। देखो दो लॉजिक है, या तो स्टेटमेंट की एंडिंग में जो भी लिखा हुआ होगा वो चीज तुम्हें प्रूफ करनी है, ठीक है, या फिर इसके बाद जो लिखा हुआ होगा वो चीज प्रूफ करनी है। ध्यान से समझो, इस स्टेटमेंट के एंडिंग वाला पार्ट प्रूफ करना होता है या फिर इसके बाद वाला प्रूफ करना होता है। क्योंकि देखो ऐसा लगेगा प्रूफ दैट, क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है प्रूफ दैट। अब क्या पूरा का पूरा प्रूफ करना है, नहीं, पूरा नहीं प्रूफ करना, प्रूफ तो हमें सिर्फ लास्ट वाला पार्ट करना है। ध्यान से समझो, देखो क्वेश्चन में देखो बुक के अंदर अपनी, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के मिड पॉइंट से हमने एक लाइन तो बना दी और वो लाइन पैरेलल थी दूसरी साइड के। अब देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। जो लाइन हमने बनाई है ना, ध्यान से सुनो, बोर्ड पे देखो, ये लाइन बनाई है ना, ये वाली लाइन तीसरी साइड को बाइसेक्ट कर रही है, तीसरी लाइन को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। मतलब ई पॉइंट पर
ये लाइन क्या हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है। बाइसेक्ट का मतलब समझते हो, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली कट करना। देखो बोर्ड पे, अब ये लाइन कहां से आई है, मिड पॉइंट से आई है, ठीक है। ये लाइन किसके पैरेलल है, इस वाली लाइन के, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि इस वाली लाइन ने इस वाली लाइन को क्या करा है, बाइसेक्ट करा है। अब तुम सोच रहे होंगे इसी लाइन को क्यों बाइसेक्ट करा है, अब खुद सोचो। ये लाइन जिस पर जाकर कट करेगी उसी को तो बाइसेक्ट करेगी। क्या इसको बाइसेक्ट कर सकती है, बाइसेक्ट करने के लिए काटना जरूरी होता है, लेकिन क्या इस लाइन ने इस लाइन को काटा है, नहीं काटा। ध्यान से सुनो, फिगर बहुत आसान है, फिगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन उससे भी ज्यादा आसान है। देखो ये लाइन कहां से आई है, मिड पॉइंट से आई है। ये लाइन किसके पैरेलल है, अपने सामने वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है। और इस लाइन ने सामने वाली लाइन को क्या करा है, बाइसेक्ट करा है। ये बात प्रूफ करनी है, गिवन नहीं है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तुम सोच रहे होंगे भैया ये कैसे पता चलेगा कि बाइसेक्ट वाला ही पार्ट प्रूफ करना है, तो मैंने पहले बता दिया, इस तरह की स्टेटमेंट के एंड में जो भी लिखा हुआ होए करे वो चीज प्रूफ करनी होती है, और इसके बाद जो लिखा हुआ है वो चीज प्रूफ करनी होती है, ठीक है। तो इस वाला तरीका तो यहाँ पर चलेगा नहीं, एंड में जो बाइसेक्ट वाला पार्ट है वो बात हमें प्रूफ करना है। अब क्वेश्चन ये कि कैसे प्रूफ करें। तो सबसे पहली बात तो तुम्हें मालूम है ज्योमेट्री में कुछ चीजें गिवन होती हैं, तो वो गिवन में लिखना बहुत जरूरी है। अब मुझे बताओ गिवन क्या क्या था, बोर्ड पे देखो, बताओ। डी हमें मिड पॉइंट बता रखा था ना, देखो फिगर में तो खैर कुछ नहीं बताया, क्वेश्चन में ना तो फिगर दे रखी है ना पॉइंट दे रखी है, लेकिन बोर्ड पे देखो जब मैंने ये लाइन यहां से निकाली थी तो मैंने डी को क्या माना था, मिड पॉइंट माना था। और मिड पॉइंट का मतलब समझते हो, मिड पॉइंट का मतलब होता है कि एडी किसके बराबर है, बीडी के। ये बात तुम्हें 9th क्लास में 8th क्लास में पता होनी चाहिए। अगर तुमने डी को क्या बना रखा है, मिड पॉइंट, तो एडी किसके बराबर है, बीडी के। इस बात का पता है ना, सिंपल सी बात है। देखो जहां पर मिड पॉइंट आ जाता है उसकी साइडें बराबर होती हैं हमेशा, इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है, बहुत बड़ी, ठीक है, बहुत आसान सी बात है। जहां पर भी मिड पॉइंट आएगा वो दो साइडें क्या हो जाएंगी, बराबर। मतलब एडी किसके बराबर बता रखा है, बीडी के। लिख दो ना, लिख देते हैं फिर। तो देखो एडी बराबर बता रखा है बीडी के, ठीक है। एक चीज और गिवन है, बताओ, ये तो मिड पॉइंट बताया था, क्या ये लाइन इसके पैरेलल बताई थी, बिल्कुल पैरेलल बताई थी। लिख दो, तुम्हें मालूम है बीपीटी तो पैरेलल में ही लगेगी, तो वो पैरेलल जरूर बताएंगे, और उन्होंने पैरेलल बताया है। अब वो चीज लिखनी है जो हमें प्रूफ करनी है। देखो बोर्ड पे ये मिड पॉइंट है, ये गिवन था, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये गिवन है, लेकिन इस लाइन ने उस लाइन को क्या करा है, बाइसेक्ट करा है। बाइसेक्ट का मतलब समझते हो, बोर्ड पे देखो यही वर्ड लिखा हुआ है ना, बाइसेक्ट करा है। इस लाइन ने उस लाइन को देखो एसी को क्या करा है, बाइसेक्ट करा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली कट करना। बोर्ड पे देखो बाइसेक्ट का मतलब है कि एई का पार्ट किसके इक्वल दिखाना है हमें, ईसी के। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली कट करना, मतलब एई किसके बराबर दिखाना है, ईसी के। बात समझ में आई भाई। देखो एई किसके बराबर दिखाना है, ईसी के, तो लिखो टू प्रूफ के अंदर। एक बार क्वेश्चन ध्यान से समझोगे बात बन जाएगी। हमें एई बराबर दिखाना है ईसी के, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब ही यही होता है। देखो मिड पॉइंट का मतलब भी यही होता है और बाइसेक्ट का मतलब भी यही होता है। मिड पॉइंट का मतलब होता है दो इक्वल साइड के बीच का पॉइंट, और बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल भागों में कट करना। तो बात तो वही है। देखो बोर्ड पे ये मिड पॉइंट बता रखा था, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल बता रखी थी, और ये बाइसेक्ट हमें प्रूफ करना है। और बाइसेक्ट का मतलब एई का पार्ट किसके बराबर दिखाना है, ईसी के। ये था हमारा क्वेश्चन। स्टेटमेंट समझ में आ गई ना। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुके हैं। और अगर तुम दोनों क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो लगभग तुम्हें सेम लगेंगे। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन करें, लेकिन स्टेटमेंट को और मेरे सॉल्यूशन को ध्यान से समझोगे तो 100% तुम सही कर पाओगे। अब तो तुम्हें फिगर याद भी हो गई होगी कैसे बनाना, और स्टेटमेंट क्या बोली थी। देखो मैं फिर से पढ़ूंगा। देखो प्रूव दैट अ लाइन
ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, एक लाइन ड्रॉ करिए और वो भी किससे ड्रॉ करिए, मिड पॉइंट से। बोर्ड पे देखो, पहले मैंने डी को क्या बनाया, एक मिड पॉइंट, और इस पॉइंट से मैंने एक लाइन बना दी, देखो डीई बना रखी है ना, ठीक है, पहली बात हो गई खत्म। फिर आगे देखो, पैरेलल टू अनदर साइड, ये लाइन किसके पैरेलल थी, सामने वाली साइड के, दूसरी बात हो गई खत्म। स्टेटमेंट समझ में आ रही है ना। अब देखो, मिड पॉइंट से एक लाइन बनाने को कहा, उस लाइन को सामने वाली लाइन का पैरेलल करवाने को कहा। अब वो कह रहे हैं, देखो, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये लाइन तीसरी साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। और बाइसेक्ट हमें बताया नहीं है, बाइसेक्ट तो हमें प्रूफ करना है। तुम खुद ही सोचो, तीनों ही चीजें अगर उन्होंने खुद दे दी कि ये मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है और ये बाइसेक्ट कर रही है, तो प्रूफ ही क्या करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, लास्ट वाला पार्ट हमें क्या करना पड़ता है, प्रूफ। ठीक है, शुरू के 2 पार्ट गिवन होते हैं, लास्ट वाला पार्ट क्या करना पड़ता है, प्रूफ। तो करते हैं। अब तुम्हें पता चल गया है हमें AE और EC बराबर दिखाना है, और थ्योरम तुम्हें पहले से ही मालूम है। कौन सी थ्योरम लगाऊंगा भाई, कोई नई थ्योरम तो है नहीं मेरे पास, एक ही थ्योरम है, ले दे के BPT। तो मुझे बताओ, एक ही ट्रायंगल है, उसी के अंदर काम करना है, तो लिखो इन ट्रायंगल ABC। तो देखो ABC के अंदर काम कर रहा हूं, मुझे बताओ ABC के अंदर क्या DE BC के पैरेलल बता रखी है, बिल्कुल लिख दो। देखो, DE पैरेलल बता रखी है BC के, सॉरी DE पैरेलल बता रखी है BC के, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब अगर पैरेलल बता ही रखी है तो मुझे बताओ, क्या मैं इस क्वेश्चन के अंदर BPT थ्योरम लगा सकता हूं, बिल्कुल लगाएंगे, उसी के लिए तो काम कर रहे हैं। और BPT बड़ी आसान है, देखो बोर्ड पे, DE पैरेलल है BC के। ठीक है, अब देखो थ्योरम क्या है, ऊपर वाले का रेशियो नीचे वाले के साथ, मतलब AD का रेशियो DB के साथ, और देखो बोर्ड पे AE का रेशियो EC के साथ। भाई थ्योरम तो तुम्हें लगानी आनी चाहिए। अब तो एक्सरसाइज खत्म होने जा रही है, अगर अब भी तुम्हें थ्योरम लगानी नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे अलग से पूछ सकते हो। तो साइड में जरूर लिखना बाय BPT, साइड में जरूर लिखो कि ये रिजल्ट कहां से आया है। ठीक है, अब मुझे बताओ, देखो कितना आसान काम है। तुम कहोगे भैया ये तो मजाक वाली बात हो गई, मुझे बताओ क्या AD BD के बराबर है। देखो, क्या क्वेश्चन ने हमें AD और BD बराबर बताए थे या नहीं बताए थे, बिल्कुल। तो क्या मैं AD की जगह BD या फिर BD की जगह AD डाल सकता हूं, बिल्कुल डाल सकता हूं। देखो बोर्ड पे, अब क्या मैं ऊपर वाले AD की जगह BD डालूं या नीचे BD की जगह AD डालूं, एक ही बात है, कुछ भी डाल लो। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं ऊपर AD की जगह डाल रहा हूं BD, तो लिख दो अगले स्टेप में। देखो मैं ऊपर लिख रहा हूं, तुम्हें नीचे ही लिखना है इसके, चलो मैं नीचे लिख देता हूं, कभी कंफ्यूजन हो जाए। देखो मैं AD की जगह भी क्या डाल रहा हूं, BD, और अपॉन में BD ही रहने दो। देखो बोर्ड पे 2 मिनट के लिए देखो बस, मैंने AD की जगह क्या डाला है, BD, और जो नीचे DB था वो नीचे DB ही है। ये मत सोचना मैंने DB को BD कर दिया नीचे, भाई DB हो चाहे BD हो एक ही बात है। अब मुझे बताओ, BD से BD कट सकता है ना, तो BD से BD काटेंगे, बताओ आंसर 0 आएगा या 1। जब भी अपोन में काटते हैं तो आंसर 1 आता है, 0 नहीं आता, 0 आता है माइनस करने पर। तो कुल मिलाकर 1 इक्वल टू क्या आ गया, AE अपोन में EC। मैंने ऊपर लिखा है स्टेप क्योंकि नीचे स्पेस खत्म हो गया था। तो तुम्हें बात समझ में आ गई ना कि किस तरह से मैंने AD की जगह क्या पुट कर दिया, BD, और फिर वो आपस में मैंने काट दिया, और काट सकते हैं। अब मुझे बताओ, EC इधर क्या हुआ है, डिवाइड, इधर आके 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब मुझे बताओ, क्या यही हमें प्रूफ करना था। देखो बाइसेक्ट तो दिखाना था, देखो AE बराबर दिखाना था EC के, और AE बराबर मैंने EC के बराबर दिखा दिया। तो देखो कितना आसान था क्वेश्चन, लेकिन तुमने गौर कराओ तो मैंने फिगर पे बड़ा जोर दिया था समझाने में, जबकि क्वेश्चन में मैंने इतना जोर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, असली काम किस चीज का है, फिगर का और स्टेटमेंट का। क्योंकि अभी जरा देखना, 7th के बेस पर अगला ही क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन, बिल्कुल इसी पैटर्न पर है। फर्क इतना है, यहाँ पर हमने BPT लगाई है तो अगले क्वेश्चन में BPT कन्वर्स लगानी है। स्टेटमेंट को जल्दबाजी में थोड़ा सा भी गलत समझा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी देखो मैं 8th क्वेश्चन समझाऊंगा स्टेटमेंट, और फिर मैं 7th भी बताऊंगा दोबारा से, और फिर तुम कंपैरिजन करना
कि दोनों के अंदर फर्क क्या निकला, तब तुम्हें पता चलेगा। तो देखो अगला क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने पहले बताया था 7th के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th, और बिल्कुल 7th के बेस पर है, मतलब थ्योरम अलग है, क्वेश्चन तो खैर अलग है ही, लेकिन टाइप बिल्कुल वही है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं अब तक 3 नंबर में। तो देखो यूजिंग थ्योरम, थ्योरम कौन सी यूज करनी है मैं खुद ही बता देता हूं, बीपीटी कन्वर्स। अब जरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रूव दैट द लाइन joining the midpoints of any two sides of a triangle, सबसे पहले वो ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो एक काम करते हैं, एक बढ़िया सा ट्रायंगल बना लेते हैं, और क्या नाम देना पसंद करेंगे, एक काम करते हैं कुछ हटकर नाम देते हैं, एबीसी दे रहे थे इतनी देर से, अब एक नेम देते हैं पी क्यू आर, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने पी क्यू आर क्यों माना, तुम एबीसी मानना चाहो तो एबीसी मान लो, डीएफ मानना चाहो डीएफ मान लो, कुछ भी मानो, मेरा क्या जा रहा है, ठीक है। तो देखो पी क्यू आर एक ट्रायंगल बना लिया। अब जरा स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ना, बुक में देखना, वीडियो में देखने की जरूरत नहीं है। देखो प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, ट्रायंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट को क्या करा है, ज्वाइन करा है। ध्यान से सुनो, देखो द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करा है। माना कि इसका मिड पॉइंट ये है, बोर्ड पे देखो, माना कि इस वाली साइड का मिड पॉइंट ये है और इस वाली साइड का मिड पॉइंट ये है, और मिड पॉइंट मैंने बता दिया था, मिड पॉइंट क्या होता है, अभी चलो बताते हैं। पहले मान लो इसको मान लिया डी और इसको मान लिया ई और ज्वाइन कर दिया, डी और ई को मिलाने पर क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। मुझे बताओ क्या ये लाइन इसके पैरेलल दिखाई दे रही है, दिखाई तो दे रही है, लेकिन क्वेश्चन ने हमें बताई नहीं है। क्वेश्चन जब तक बताए ना तब तक तुम खुद मत मानो, दिखाई देने से क्या होता है, ज्योमेट्री में दिखाई तो बहुत कुछ देता है, लेकिन प्रूफ करना पड़ता है हर एक चीज। अब जरा आगे पढ़ते हैं, देखो प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की दो साइडों पर मैंने क्या माने, मिड पॉइंट, और उन मिड पॉइंट को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने पर क्या लाइन बन गई, देखो डीई। क्या क्वेश्चन ने हमें कोई नाम दे रखा है, नहीं, कुछ भी मान लो, तो मैंने उस लाइन को क्या नाम दे दिया, डीई। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं कह रहा था ना, अब करने वाली बात आ गई, प्रूफ। मैंने दो लॉजिक बताए थे, या तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के एंड में देखो कि क्या लिखा हुआ है, उस चीज को प्रूफ करना है, या फिर एक वर्ड आ जाता है इज, ये बात तुम्हें प्रूफ करनी होती है। और देखो इस वाले क्वेश्चन में इज वाली बात आ गई, देखो लिखा हुआ है, देखो मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखो बोर्ड पे गिवन क्या था, अब देखो बोर्ड पे ये दोनों क्या बता रखे थे, मिड पॉइंट। ये लाइन तुम्हें क्या दिखाई दे रही है, पैरेलल, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रही है, प्रूफ तो तुम्हें यही करनी है। देखो क्या लिखा हुआ था, इस पैरेलल टू थर्ड साइड। देखो बोर्ड पे अब ये वाली लाइन इस लाइन के क्या करनी है, तुम्हें पैरेलल करनी है, और वो भी प्रूफ करनी है, ना कि दे रखी है। देखो इस वाली बात लिखी हुई है ना, इस वाली बात का मतलब है तुम्हें ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी, ना कि उन्होंने गिवन है। गिवन क्या था, गिवन बस इतनी ही बात गिवन थी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या बता रखे थे, मिड पॉइंट। अब जरा पिछले क्वेश्चन में गौर करो, यहां पर ये मिड पॉइंट बताया था, और मिड पॉइंट का मतलब मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था और दोबारा से समझाऊंगा। देखो जब भी कोई मिड पॉइंट बताया जाता है तो उसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या होता है, बराबर। याद आई बात, ये बात मैंने वहां पर भी बताई थी। जब भी कोई पॉइंट मिड पॉइंट बताया जाता है, ये बात तुम्हें 9th क्लास में 8th क्लास में पता होनी चाहिए, और जिसको नहीं भी पता कोई बात नहीं है। देखो डी अगर एक मिड पॉइंट बताया जाता है, इतनी बात याद रखो, देखो डी एक मिड पॉइंट बताया गया है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कैसा होगा, बराबर। जब भी किसी लाइन का कोई पॉइंट मिड पॉइंट होता है तो उसके वो दोनों हिस्से क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाता हूं, अगर मैं इस मार्कर को कट कर दूं, बीच में से यहां से कट कर दूं,
तो इसके दो बराबर बराबर हिस्से हो जाएंगे ना, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट। मुझे बताओ डी तो मिड पॉइंट बता रखा है, ई भी तो मिड पॉइंट बता रखा है, इसका मतलब ये हिस्सा भी किसके बराबर होगा, इसके। बताओ क्या ये दो चीजें गिवन है या नहीं है, बिल्कुल है, लिख दो, लिखो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने जानकर इन दो क्वेश्चनों पर इतना जोर दिया है, खास तौर से फिगर के अंदर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या करवाया था, पिछले क्वेश्चन में पैरेलल बता रखा था, इधर क्या करवाया था, बाइसेक्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में ये दोनों क्या बता रखे हैं, मिड पॉइंट और पैरेलल पूछा है। मैंने बताया था पैरेलल दे रखा होगा तो बीपीटी लगानी है, और पैरेलल प्रूफ करना है तो बीपीटी कन्वर्स लगानी है। जब भी कहीं पर भी कुछ भी तुम्हें पैरेलल की कंडीशन क्या करनी होती है, प्रूफ, तो हमेशा तुम्हें किस पर जाना है, बीपीटी कन्वर्स पर। तो कर देते हैं। देखो पहले गिवन लिखो, गिवन में देखो मैंने बताया था डी एक मिड पॉइंट है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कैसा होना चाहिए, बराबर। तो लिख दो डीपी बराबर है डी क्यू के। बताओ क्या डीपी और डी क्यू बराबर लिख सकता हूं या नहीं, बिल्कुल भाई, बराबर बताएं तो बराबर ही लिखेंगे। कोई सी भी चीज मैं अपनी तरफ से थोड़ी ना कर रहा हूं, सब चीजें क्वेश्चन में बताई हैं। अब उधर देखो, उधर वाला हिस्सा क्या है, टीई बराबर है ई आर के, है ना भाई। देखो डी मिड पॉइंट था तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर था, ई मिड पॉइंट है तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर है। फिगर बननी चाहिए बस, स्टेटमेंट को पढ़कर अगर एक बार फिगर बना ली, और फिगर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर करने के बाद इन क्वेश्चन को कम से कम एक एक दो दो बार घर पे प्रैक्टिस करे करो, खुद से, खुद बनाकर देखे करो, खुद सोल्व करके देखे करो, खास करके ज्योमेट्री के क्वेश्चन। फिर देखो चौथी बार में तुम्हें अपने आप ही आ जाएंगे। अब जरा लिखते हैं टू प्रूफ। तो देखते हैं प्रूफ क्या करना है। प्रूफ बड़ा आसान सा काम है। मुझे बताओ ये वाली लाइन किसके पैरेलल प्रूफ करनी थी, तीसरी लाइन के, मतलब डीई पैरेलल करना है क्यू आर के। और मैंने बताया था जब भी तुम्हें ज्योमेट्री में कुछ पैरेलल करना है 10th क्लास में, तो बीपीटी कन्वर्स। अब जरा प्रूफ करते हैं। तो देखो प्रूफ करना है, और प्रूफ करने की शुरुआत गिवन से ही करेंगे, प्रूफ करने की शुरुआत गिवन से ही करनी है। मुझे बताओ क्या डीपी और डीक्यू बराबर है, इसी से काम उठाओ। देखो डीपी और डीक्यू साइड में लिखना जरूर कि ये कहां से आया है भाई, गिवन से आया है। ये रिजल्ट हमने कहां से निकाला है, गिवन से। मुझे बताओ क्या डीक्यू यहां पर भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज दो। डीपी अपॉन में डीक्यू इक्वल टू क्या बचेगा, 1। बताओ 1 बचेगा ना। देखो बोर्ड पे जब भी डीक्यू इस तरह से यहां पर भेजा जाता है ना अपॉन में, जब भी डीक्यू इस तरह से यहां पर अपॉन में भेजा जाएगा तो क्या बचता है, 1 ना कि 0। 0 तो तब बचता है जब हम प्लस माइनस में भेजते हैं। क्या मैंने डीक्यू को यहां पर प्लस माइनस में भेजा है, नहीं, डीक्यू को मैंने यहां पर अपॉन में भेजा है, और जब भी अपॉन में भेजेंगे 1 बचेगा। इसको कह देना इक्वेशन नंबर 1। तो देखो नीचे स्पेस खत्म हो गया है, इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं। कभी तुम सोचो चलो नीचे भी थोड़ा स्पेस है, तो अभी मैं अगला स्टेप नीचे ही लिख देता हूं। अब जरा अगला गिवन उठाओ, बताओ अगला गिवन क्या है, टीई बराबर है ई आर के, साइड में लिख देना। ये भी कहां से आया है, गिवन से। भाई ये वाला जो मैंने रिजल्ट उठाया है अगला, ये कंडीशन भी हमें कहां से मिली है, गिवन से, तो लिखना जरूर है गिवन। और अब मुझे बताओ यहां पर भी वही काम करूंगा भाई, यहां पर कुछ नया थोड़ी ना करूंगा। ई आर को इधर भेज दो। बताओ ई आर यहां पर भी क्या आएगा, अपॉन में, तो उधर क्या रह जाएगा, 1। इक्वेशन नंबर 2। देखो मैंने वही चीज करी है जो चीज मैंने इक्वेशन नंबर 1 के लिए करी थी। तो देखो थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं एक बार रीड आउट कर देता हूं बोर्ड पे। देखो पीई अपॉन में ई आर है ही है, पीई अपॉन में ई आर इक्वल टू 1, पीई अपॉन में ई आर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2 बना दी। अब तुम्हें मालूम है अगला स्टेप क्या करना है, दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर। अब तो ज्योमेट्री में ये चीजें पता चल जानी चाहिए तुम्हें खुद। लिखो कंपेयर फर्स्ट एंड
सेकंड। तो देखो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर रहा हूं, मुझे बताओ जब भी हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं और अगर एक साइड इक्वल होती है, देखो बोर्ड पे, जब मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करूंगा, यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1, ये वाली साइड दोनों की इक्वल है या नहीं है? देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। तो बताओ क्या ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी? बिल्कुल होंगी। ये काम मैंने 9th में भी सिखाया है और 10th के पहले के क्वेश्चंस में भी सिखाया है। तो कर देते हैं फिर ये काम जब सीखा है तो लिखो dp अपॉन में dq बराबर होगा pe अपॉन में er। यहां तक तो बात हो गई खत्म और बहुत ही बढ़िया था। अब तो बस फिगर में देखना है और तुम्हारा काम प्रूफ हो चुका है। देखो बोर्ड पे, अब इधर देखो, बस 2 मिनट का खेल है फिर क्वेश्चन खत्म। 2 मिनट का भी खेल नहीं है बल्कि। देखो dp अपॉन में dq, बोर्ड पे देखो इधर, dp अपॉन में dq का रेशियो किसके बराबर है? pe अपॉन में er। बोर्ड पे देखो pe अपॉन में er, मैंने बताया था किसी भी ट्रायंगल में, ध्यान से सुनो, सिर्फ सुनो और देखो, किसी भी ट्रायंगल में जब रेशियो बराबर होती है, किसी भी ट्रायंगल में रेशियो बराबर होती है तो लाइन क्या होती है? पैरेलल। कौन सी थ्योरम? बीपीटी कन्वर्स। जब भी रेशियो बराबर होगी तो लाइन क्या होगी? पैरेलल। और जब भी लाइन पैरेलल होगी तो रेशियो क्या होंगी? बराबर। वो होती है बीपीटी। लेकिन अभी हम बीपीटी की बात नहीं कर रहे, अभी हमारी क्या निकल कर आई है? रेशियो इक्वल आई है। और अगर रेशियो इक्वल आई है तो मैं सीधा कह सकता हूं कि क्या ये वाली लाइंस के पैरेलल है? बिल्कुल पैरेलल है। साइड में लिख देना कौन सी थ्योरम से ये बात बोली है तुमने? बाय बीपीटीसी। तुम्हें पूरा लिखना है बाय बीपीटी कन्वर्स। सी का मतलब यहां पर क्या है? कन्वर्स। तो कंप्लीट लिखना। और देखो हमारा पार्ट प्रूफ हो चुका है। कंडीशन उसने हमें पैरेलल करने के लिए ही दी थी और हमने पैरेलल कर दी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, जैसे मैंने बताया था ना 7 और 8 आपस में रिलेटेड हैं, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 भी आपस में रिलेटेड है, थोड़ा बहुत चेंज है बस। दूसरी चीज ये है कि क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 चारों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं। फर्क इतना है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 4 मार्क्स में आया है कई बार, क्योंकि 7 और 8 के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इजी है। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। बनाते हैं ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो देखो ABCD क्या बता रखा है? एक ट्रेपेजियम। बना देते हैं एक बड़ा सा दिल खोलकर, अपना क्या जा रहा है। तो देखो ABCD है तो नाम दे दो फटाफट से ABCD। अब जरा आगे देखते हैं, इन विच AB पैरेलल DC। बोर्ड पे देखो AB पैरेलल है DC के, है ना? तुम्हें मालूम है ना ट्रेपेजियम में एक कॉम्बिनेशन पैरेलल जरूर होता है। ट्रेपेजियम में एक कॉम्बिनेशन पैरेलल जरूर होता है। ठीक है, ये बात गिवन है, लिखो हाथों हाथ, फिर नहीं तो दोबारा रिपीट करना पड़ता है। इससे बढ़िया है कि हाथों हाथ लिख लो ताकि तुम भूलो नहीं और हमेशा तुम्हें बातें समझ में आती रहे। तो हाथों हाथ लिख ले करो, जैसे जैसे मैं वीडियो में कराता जाता हूं। अगर तुम भी साथ साथ लिखोगे तो और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, मेरी रिपीट करने की आदत है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो ABCD क्या है? एक ट्रेपेजियम है। इन विच AB पैरेलल DC। और AB किसके पैरेलल बता रखा है? DC के। आगे देखते हैं, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। देखो इसके डायगोनल एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं? O पर। मैंने भी कट करवा दिया, तो नाम क्या देना पसंद करा है मैंने? O। और पसंद क्या करना? क्वेश्चन ने बता रखा है O, है ना? पसंद करने से कुछ नहीं होता। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बताता तो तुम कुछ भी नाम ले लेते, लेकिन क्वेश्चन ने बताया है हमें, क्वेश्चन ने हमें नंबरिंग दे रखी है तो तुम्हें वही ड्रॉ करनी है, पसंद मत करना, वरना वो तुम्हें मार्क्स देना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं शो। तो देखो इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट दे रखा है, लिखो पहले टू शो। तो देखो क्वेश्चन बोले करे प्रूफ तो लिख दे करो टू प्रूफ, और क्वेश्चन बोले करे शो तो लिख दे करो टू शो। एक ही बात है, काम तो हमें वही करना है। लिखो AO अपॉन में BO इक्वल टू CO अपॉन में DO, CO अपॉन में DO। ठीक है,
अब हो गई बात खत्म, अब हम स्टार्ट करेंगे। तो पहली बात तो ये कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों पर टिक कर लो। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन बिना कंस्ट्रक्शन के नहीं हो सकते हैं। एक चीज तो तुम्हें हमेशा मानकर चलनी होती है ज्योमेट्री में कि कंस्ट्रक्शन हम कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं जिसमें रिक्वायर्ड होती है उसमें, ठीक है। ये नहीं कि मनमर्जी से किसी में भी कर लो, है ना। जिसमें रिक्वायरमेंट होती है उसी में करनी चाहिए। तो एक काम करो, देखो कंस्ट्रक्शन करनी क्या है। कंस्ट्रक्शन बड़ी आसान है। मैं क्या कर रहा हूं, देखो बोर्ड पे मैं ओ से एक लाइन बना रहा हूं। देखो बोर्ड पे लाइन दिखाई दी। ओ से जो लाइन बनाई है ना, वो लाइन एडी पर कहां पर आ रही है? इस पॉइंट पर। बताओ इस पॉइंट को क्या नेम देना पसंद करोगे? देखो ए बी सी डी, तो एक काम करो इस लाइन को नाम दे दो ई, लिख दो कंस्ट्रक्शन में CONST। कंस्ट्रक्शन हमने करी है और हमने करा क्या है, लिखो ज्वाइन EO। और पता है सिर्फ EO ज्वाइन ही नहीं करा है, EO पर ध्यान रखो। EO के साथ हमने करा क्या है, बोर्ड पे देखो। हमने ना EO को किसके पैरेलल लगाया है? DC के। बोर्ड पे देखो EO को पैरेलल करा है DC के। ये बात भी हमने किससे करी है? कंस्ट्रक्शन से। वैसे तो देखो तुम्हें दिखाई ही दे रही है पैरेलल है ना, लेकिन कंस्ट्रक्शन में लिखना बहुत जरूरी है। और मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, क्या EO सिर्फ इसी के पैरेलल है DC के? क्या EO ऊपर वाली लाइन के पैरेलल नहीं है AB के? ध्यान से देखो, क्या ये वाली लाइन सिर्फ DC के ही पैरेलल है, उस लाइन के पैरेलल नहीं है? देखो पैरेलल नहीं दिख रही तुम्हें? EO और AB पैरेलल है, वो भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। अब जरा काम करते हैं, ठीक है। अब लिखो प्रूफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे तो। BPT लगानी है 2 बार। 2 बार क्या लगानी है तुम्हें? BPT, और क्वेश्चन हो गया प्रूफ। समझो। अब देखो कैसे। क्यों ना मैं कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हटा दूं, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। मुझे क्या चाहिए? स्पेस। और अगर दिक्कत ना हो तो ये प्रूफ वाला पार्ट भी हटा दूं कि प्रूफ क्या करना है। चलो प्रूफ वाला पार्ट लिखा रहने दो, ठीक है। स्पेस थोड़ा सा कम पड़ जाता है इसलिए मैं रब कर दिया वो। तुम्हें नहीं करना है कभी कंस्ट्रक्शन कार्ड डालो, मैंने इसलिए रब करा है क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। अब जरा देखो, देखो प्रूफ क्या करना है उसको तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, प्रूफ तो अपने आप ही आएगा। जो काम प्रूफ करना है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, प्रूफ वाला काम तो अपने आप ही हो जाएगा। अब जरा गौर से देखो, मुझे बताओ इस ट्रायंगल, देखो मैं अलग से दिखाता हूं, तुम्हें देखने में दिक्कत हो रही है। अभी देखो कितनी अच्छे से दिखाई देगा तुम्हें। मैंने ऊपर वाले का एक हिस्सा अलग दिखाया है और अब तुम्हें बिल्कुल क्लियर बात दिखाई देगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब भी दिखाई ना दे। अब दिखाई दे रही है चीज जो मैं दिखाने की कोशिश करने वाला था। देखो मैंने कौन सा ये तरीका बहुत बेस्ट है, फिगर को तोड़कर समझाना बहुत ही बढ़िया मेथड है। और तुम भी रफ में कर सकते हो ऐसा, मतलब खुद को समझाने के लिए, ठीक है, खुद समझने के लिए। देखो बोर्ड पे मैंने क्या करा है, मैंने ये वाला ट्रायंगल, बोर्ड पे देखो ADC, ये वाला ट्रायंगल अलग दिखा दिया और मैंने जानकर वही फिगर बनाई है जो मुझे शो करनी है। देखो मैंने DO नहीं बनाया इसके अंदर। क्यों बनाऊं? खामे का कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने ट्रायंगल इसलिए अलग दिखाया ताकि तुम्हें क्लियर समझ में आए। और अगर मैं अभी भी यहाँ पर DO बना दूंगा तो फिर कंफ्यूजन ही हो जाएगा, क्या फायदा, है ना। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने फिगर अलग दिखाई है और मैंने वही फिगर दिखाई है जो मैं दिखाना चाहता हूं। मुझे बताओ अब जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, क्या उस ट्रायंगल के अंदर EO DC के पैरेलल है या नहीं है? पैरेलल है। और क्यों है? बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करी है ना तुमने, इसी बात की तो कंस्ट्रक्शन करी है। और क्या करा है कंस्ट्रक्शन में? ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल करी है, वो भी कंस्ट्रक्शन से। अब मुझे बताओ, बेशक हमने कंस्ट्रक्शन से करी है, BPT तो लगा सकते हैं कम से कम। भाई कंस्ट्रक्शन करी इसलिए ताकि मैं कौन सी थ्योरम लगा पाऊं? BPT। बात समझ में आ गई? लगा देते हैं। अब समझ में आ गई तो देखो कौन सा ट्रायंगल में काम कर रहा हूं। काम कर रहा हूं मैं इन ट्रायंगल ADC। और ADC के अंदर क्या खास बात है? ADC के अंदर खास बात है कि EO पैरेलल है DC के। और ये बात कहां से आई? ये लिख देना, बाय, लिखना जरूर है। बेशक तुमने ये चीज कंस्ट्रक्शन से करवाई है, लेकिन इस बात को भी तुम्हें साइड में लिखकर बताना पड़ेगा। ज्योमेट्री में हर तरह का लॉजिक दो, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर हमेशा खुश हो जाता है लॉजिक देखने से। अब बताओ थ्योरम लगानी, और थ्योरम तो तुम्हें आ गई, रट गई होगी। देखो बोर्ड पे, देखो बोर्ड पे AE का रेशियो ED के साथ है ना भाई। AE का रेशियो ED के साथ, सोचना कैसा लिख देते हैं,
AE अपॉन में ED। अब उधर देखो AO का रेशियो OC के साथ, समझ में आ रही है ना बात? AO का रेशियो OC के साथ, इसे भी लिख दो फिर। इसको लिखो इक्वेशन नंबर 1। साइड में जरूर लिखना ये बात कहां से आई है, बाय BPT। ठीक है, अब मैं ये वाला पार्ट रब कर रहा हूं क्योंकि भाई मुझे हर बार स्पेस चाहिए होता है और जगह है कम, जगह काफी कम है। एक काम करो, इसे भी हटा दो, इसकी खास जरूरत नहीं है। और देखो ये जो प्रूफ वाला पार्ट है ना, मैं ऊपर कोने में लिख रहा हूं यहां पर, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत इसकी एंड में पड़ेगी और मुझे स्पेस चाहिए तो मैंने ये भी हटा दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो साइड में लिख दिया, तुम्हें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। कभी तुम भी फिगर के साइड में लिख दो, कोने में नहीं, ऐसा कुछ मत करना। मैंने इसलिए ऊपर लिखा है ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। अब अगला काम करेंगे, देखो नीचे वाले ट्रायंगल में ये काम करा था, अब यही काम ऊपर वाले ट्रायंगल, और कौन से ट्रायंगल में, देखो बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल वही ट्रायंगल दिखाऊंगा तुम्हें जिसके अंदर मुझे थ्योरम लगानी है। बहुत ही बढ़िया, बेस्ट मेथड है मेरे हिसाब से। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो इस मेथड से समझ में ना आए। फिगर को तोड़कर समझाना मैथ्स ज्योमेट्री में बहुत ही बेस्ट मेथड है। देखो मैंने ये चीज भी हटा दी, लेकिन ध्यान रखना इक्वेशन नंबर 1 यही है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी इसकी जरूरत अभी पड़ेगी, तो ध्यान रखना बेस्ट मेथड। अब जरा बोर्ड पे देखो, 2 मिनट के लिए फोकस होकर देखो। देखो अब इधर ये जो ट्रायंगल मैंने अलग से दिखाया, पहले मैं बता देता हूं मैंने कौन सा ट्रायंगल दिखाने की कोशिश करी है। देखो बोर्ड पे, वैसे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाता होगा अब तो कि ट्रायंगल में कौन सा दिखाता हूं, सिर्फ आंखों से देखना है, दिमाग तो लगाना ही नहीं है। देखो मैंने बिल्कुल, देखो यही वाली फिगर उठाकर यहां पर दिखाई है, बस कोई काम नहीं करा। अब मुझे बताओ क्या इस ट्रायंगल के अंदर EO AB के पैरेलल है या नहीं है? बिल्कुल है। कहां से आई ये बात भी? कंस्ट्रक्शन से। लिखो फिर, तो लिखो अब मैं काम कर रहा हूं इन ट्रायंगल ABD। और ABD की क्या खास बात है? इसकी खास बात है कि EO पैरेलल है AB के, और अगर पैरेलल है तो लिखो। अब तुम्हें बतानी है कंडीशन क्या लगाएंगे, मुझे बताओ बोर्ड पे देखो। AE का रेशियो ED के साथ, BO का रेशियो OD के साथ। तुम सोच रहे होंगे ऐसे कैसे, तो भाई ऐसे तो लगेगी थ्योरम। देखो इसका कोई तरीका नहीं है, तुम नीचे से स्टार्ट करो चाहे ऊपर से स्टार्ट करो। तरीका ये है कि अगर यहां पर ऊपर से स्टार्ट करा है ना रेशियो बनाना, तो यहां पर भी ऊपर से ही करना है। यहां पर नीचे से रेशियो बनाने स्टार्ट करी है तो यहां पर भी तुम्हें नीचे से ही करनी पड़ेगी। अब देखो AE का रेशियो ED के साथ लिख दो, AE का रेशियो ED के साथ, और BO का रेशियो OD के साथ, BO का रेशियो OD के साथ। साइड में लिख देना है इक्वेशन नंबर 2। तो देखो मैंने लॉजिक नहीं लिखे, ना तो इधर लॉजिक लिखा बाय कंस्ट्रक्शन, ना ही इधर लॉजिक लिखा बाय BPT, लेकिन तुम लोगों को पूरी तरह से लॉजिक लिखने, ठीक है। मेरे बाई चांस ध्यान नहीं रहता लॉजिक लिखना बार बार, तो तुम लिख सकते हो खुद से, लिखना जरूर है। इक्वेशन नंबर 2, और ये क्या थी? इक्वेशन नंबर 1। अब तो तुम्हें बात रट जानी चाहिए, हर बार मैं ज्योमेट्री में इक्वेशन नंबर 1 और 2 बनाकर इनका क्या अचार डालता हूं? नहीं, अचार नहीं डालना हमें इनका, हमें इनको क्या करना है? कंपेयर करना है। और कंपेयर तुम देख पा रहे होंगे, मुझे बताओ क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड अब तो दिखाई दे रही है? बताओ क्या सर्कल वाली साइड इक्वल है या नहीं है? बिल्कुल भाई इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है। और अगर ये साइड इक्वल है तो क्या ये दो साइडें इक्वल हो सकती हैं? बिल्कुल, यही तो काम करना है। तो एक लाइन लिखना, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करने पर मिला क्या? तो देखो कंपेयर करने पर मिला कि AOOC बराबर है BO और OD के, BO और OD के। देखो प्रूफ तो हो गया, बस एक लास्ट स्टेप लगाना है, लॉजिक लगाना है थोड़ा सा, बस प्रूफ तो समझो हो गया। देखो बोर्ड पे अब किस तरह से मैं करूंगा। उन्हें क्या चाहिए? AO की अपॉन में BO। क्या AO की अपॉन में BO है? नहीं, लेकिन BO यहां पर है ना। देखो AO की अपॉन में OC है, जबकि हमें क्या चाहिए? BO। अब इधर देखो DO के ऊपर क्या चाहिए? CO। यहाँ पर DO के ऊपर क्या है? OB। एक काम करो, देखो बोर्ड पे, तुम्हें दोबारा नहीं लिखना है, मैं ऊपर समझाने के लिए लिख रहा हूं बस, कभी तुम भी दोबारा उतार दो।
अब देखो, अब तुम्हें प्रॉपर मैं समझाता हूं, बिल्कुल छोटी सी चीज है। देखो इधर देखो बस बोर्ड पे, एओ के नीचे क्या चाहिए, बीओ, बीओ उधर है। ओडी के ऊपर क्या चाहिए, ओसी, ओसी इधर है। एक काम करो, इन एक्सचेंज कर दो। भाई क्रॉसिंग आती है ना, क्रॉसिंग कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना क्रॉसिंग। लेकिन पूरी क्रॉसिंग मत करो, एक तरीका और है क्रॉसिंग करने का, पूरी क्रॉसिंग मत करना। क्रॉसिंग तुम्हें सिर्फ कितनी करनी है, बोर्ड पे देखो, क्रॉसिंग करनी है तुम्हें सिर्फ ये वाली, बीओ की ओसी से और ओसी की बीओ से। बोर्ड पे देखो, बीओ को अगर मैं नीचे ले आऊं और ओसी को उधर भेज दूं, क्या बात बन गई। भाई आंखों से देखो, दिमाग तो लगाओ मत, मेरे पास पढ़ रहे हो तो ज्यादा दिमाग मत लगाए करो, सिर्फ आंखों का इस्तेमाल करो पूरा। बीयू को इसने कहा चल तू इधर आ जा, मैं उधर आ रहा हूं, तो दोनों के बीच बात बन गई, और बात बन गई तो हमारी भी बात बन गई। अब लिखो एचपी। एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश नहीं है यहाँ पर, एचपी का मतलब है हैंस प्रूव्ड, हमने काम प्रूफ कर दिया है। देखो इन्होंने कहा चल बीओ नीचे चाहिए, तू इधर आ जा, मैं इधर आ रहा हूं, दोनों ने आपस में बातचीत करी और अपनी अपनी पोजीशन बदल ली, और उनकी पोजीशन बदलते के साथ ही हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ।